बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। हमारी जो अप्लाइड अकाउंटिंग या गवर्नमेंट अकाउंटिंग की जो सीरीज़ है, इसमें हमने ये देखना है कि ओवरऑल आज हमारा टॉपिक है कि पे बिल ऑफ गज़टेड एम्प्लॉइज़। ठीक है कि एक सरकारी मुलाजिम की जो टाइप्स हैं वो भी हम आज सीखेंगे, और ओवरऑल स्केल्स के हिसाब से देखना है कि कितने स्केल्स होते हैं एक गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़, और फिर उसके हिसाब से हमने इसको लेकर चलना है। तो आप देख रहे हैं सामने, पहले ये है कि अगर आप टाइप्स के हिसाब से देखें तो उसको हमने 4 टाइप्स के हिसाब से किया हुआ है डिवाइड। तो एक वो एम्प्लॉइज़ होते हैं जो सिविल सर्वेंट्स की डेफिनेशन में आते हैं। सिविल सर्वेंट्स की जो एक्ट है 1974 का, उन पर वो सारी रूल्स एंड रेगुलेशंस अप्लाई होती हैं, उनको हम रेगुलर एम्प्लॉइज़ कहते हैं। नॉन गज़टेड तो डायरेक्टली अपॉइंटिंग अथॉरिटी उनकी रेलेवेंट ऑफिसर होता है, लेकिन जो गज़टेड हैं वो पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू ग्रेड 17 एंड अबव का आते हैं। तो आगे चलकर हम बात करेंगे कि ओवरऑल कितने इसमें ग्रेड्स हैं और उसमें क्या क्या है। तो एक होती है टाइप रेगुलर, जो सिविल सर्वेंट एक्ट के तहत जिन पर सारी रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई होते हैं। एक होते हैं कॉन्ट्रैक्ट, तो कॉन्ट्रैक्ट भी उन्हीं के हिसाब से हैं। बाद में गवर्नमेंट ने जो है वो रेगुलर के बजाय कॉन्ट्रैक्ट पे जब भर्तियां करनी शुरू कर दी और एम्प्लॉइज़ रखने शुरू कर दिए, तो उसमें 2004 की एक बहुत अहम पॉलिसी आई थी। उसमें ज़्यादातर जो है वो वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी पे थे। फिर इनिशियली कॉन्ट्रैक्ट पे करके बाद में लेटर ऑन उनको रेगुलर भी किया जाता रहा है बहुत सारे डिपार्टमेंट्स में। इसी तरह से एडहॉक एम्प्लॉइज़ की भी एक किस्म होती है कि एडहॉक हैं। एडहॉक का मतलब आर्जी, कि आपने उनको मंथली जो है वो पे एंड अलाउंस तो दिए हैं, लेकिन एन एडहॉक बेसिस वो एम्प्लॉय हुए। और इस तरह के भी एक आध केस है कि जिसमें जो है वो एडहॉक के ऊपर ही बंदे ने अपनी सर्विस पूरी कर ली, फिर बाद में केस किया और वो उस तरह से हो गया। बहरहाल इनको जो नीचे दो वाले हैं ये ज़्यादा ही इसमें डेंजरस होता है। डेली वेजेस इनको कुछ भी नहीं मिलता। ये डेली वेजेस वाले जो हैं ये भी एम्प्लॉइज़ नॉर्मल एम्प्लॉइज़ ही होते हैं, लेकिन इनकी डिडक्शंस या उस तरह से एज अ सिविल सर्वेंट उनको रिकग्नाइज़ उस तरह से नहीं किया जाता जिस तरह के रेगुलर एम्प्लॉइज़ को होता है। तो इनकी क्योंकि प्रोटेक्शन होती है एट द एंड ऑफ द सर्विस, इनकी रिटायरमेंट या पेंशन होती है, तो रेगुलर एम्प्लॉइज़ जो हैं वो ज़्यादातर गवर्नमेंट सर्विस में जो है वो एज अ रेगुलर एम्प्लॉय होना प्रेफर किया जाता है। तो ये तो थी इनकी टाइप्स। अब हमने करनी है बात कि हर जो भी पोस्ट है या हर काम जो है उसकी नौइयत के एतबार से शुरू से ही जो है वो पे स्केल्स जो हैं वो बनाए गए थे। जब इंडो पाक जो है वो सेपरेशन हुई, तो उस वक्त के बाद ही गवर्नमेंट ने जो है वो स्केल्स जब बनाए, तो पहले के जो सिविल सर्वेंट रूल्स थे उन्हीं को मद्देनज़र रखते हुए कुछ बनाए गए। वो हम कभी बाद में बात करेंगे, लेकिन आज हमारा टॉपिक जो है वो बिल पे जो है वो उसके ऊपर बात करनी है गज़टेड ऑफिसर्स के। तो हमें ओवरऑल ये पता होना चाहिए कि 2 टाइप्स के एम्प्लॉइज़ हैं, एक गज़टेड कहलाते हैं और एक नॉन गज़टेड। गज़टेड एम्प्लॉय जो होते हैं वो स्केल 16 से लेकर 22 स्केल्स तक है। टोटल पे स्केल्स जो हैं या टोटल कैटेगरीज़ जो हैं वो ओवरऑल जो है वो ग्रुप अलग अलग हैं, 2 गज़टेड और नॉन गज़टेड, लेकिन ओवरऑल जो स्केल्स हैं वो 1 से लेकर 22 तक होते हैं। इस तरह से जो नॉन गज़टेड हैं वो 1 से लेकर 15 तक रखे गए हैं। तो इसमें ये होता है कि हमने अब कुछ बेसिक टर्म्स सीखनी है। पे बिल बनाने से पहले हमें कुछ बेसिक टर्म्स पता हों जो हमने आज डिस्कस करनी है, जिसमें से मिनिमम या इनिशियल पे है, यानी कि उसकी जो ग्रेड है वो ये तय करेगा कि वो अगर ग्रेड 16 है या 17 है या 22 है या जौन सा ग्रेड भी है, उसके हिसाब से उसकी एक स्टार्टिंग पे जो है वो बेसिक पे या इनिशियल पे कहलाती है। इसमें थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है, वो हम देखते हैं कि अगर वो बिल्कुल वेरी फर्स्ट ईयर में आया है, एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग जो उसका स्केल स्टार्ट हुआ है जिस स्केल में भी है, तो उसकी जो बेसिक पे है वो अलाउंसेस के अलावा जो इस स्ट्रक्चर दिया गया गवर्नमेंट का, तो स्केल के हिसाब से दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं मिनिमम या इनिशियल पे। उसके अलावा जब अगले साल वो जाता है तो फिर सालाना एक बेंचमार्क के तहत उनको एक सालाना इंक्रीमेंट दिया जाता है। हर स्केल का अपना अपना अमाउंट है, तो वो फिक्स एक कर दी गई है। उस हिसाब से वो 1 दिसंबर को ये इंक्रीमेंट जो है वो ड्यू होता है। ठीक है, एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो आमतौर पर 1 दिसंबर को ये आपका ड्यू हो जाता है।
यानी कि हर साल जो है वो होगा। लेकिन इसमें यह है कि अगर एक बंदा एक साल जब जिस साल आया है उस साल उसकी 6 महीने से कम सर्विस बनती है, तो फिर उसको उस साल जो नेक्स्ट कमिंग 1 दिसंबर है उस दिन उसको वो जो स्केल है उसका वो जो उसके इनिशियल है वही रहेगी, और वो फिर एनुअल इंक्रीमेंट उसको फर्स्ट टाइम नहीं मिलेगा। इसी तरह से एंड पर जाकर भी यही है कि 6 महीने उसके बनते हों तो फिर उस हिसाब से उसको वो प्री मेच्योर इंक्रीमेंट मिल जाता है। ये एंड और स्टार्ट में जो है वो थोड़ा सा इंक्रीमेंट के हवाले से याद रखने वाली बात है। तो 3 बातें हैं जी इंक्रीमेंट के। एनुअल इंक्रीमेंट क्या होता है कि सालाना जो तरक्की है वो बाज़ उसमें डिसाइडेड है और अमाउंट भी उसमें है। तो ये मैं आपके सामने एक रखता हूँ, स्केल्स हैं। तो अभी जो चल रहे हैं वो 2017 के स्केल्स चल रहे हैं। तो ये हर 2-4 साल बाद 5 साल बाद जो गवर्नमेंट है वो स्केल्स को रिवाइज़ करती है, ठीक है। 1971 में भी स्केल्स थे, फिर आगे ऑनवर्ड उनके बाद फिर आगे ऑनवर्ड जो है वो बनते गए। तो 2016 के स्केल्स भी थे, 17 में भी रिवाइज़ हुए हैं। तो स्केल रिवाइज़ का मतलब है कि अब उनका स्ट्रक्चर जो है वो रिवाइज़ होकर ये सामने वाला आ जाएगा। जैसे आप देखेंगे इसमें पे स्टेजेस भी लिखी हुई हैं। पे स्टेजेस क्या हैं कि वो कितने साल इस स्केल में रहेगा। अच्छा, एक चीज़ इसमें और भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर एक बंदा स्टार्ट में आता है, लेट्स सपोज कि एक स्केल 1 है, तो उसमें 9130 उसकी मिनिमम स्टार्ट होगी, ठीक है। तो ये उसके अलाउंस के अलावा है और ये बेसिक स्केल उसका बना। आगे जब 1 दिसंबर आएगा और उसको 6 महीने पूरे हो गए हैं सर्विस के, तो पहले साल ही उसको 290 रुपये ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से आप देखें तो हमारे पास जो इसमें अगर हम कैलकुलेशन करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें हम कर सकते हैं इसको 9130 प्लस इसमें 290 जो है वो हमारा बनेगा। तो ये अगले साल उसकी जो बेसिक पे पर मंथ बनेगी वो 9420 होगी। तो ये जो इनिशियल बेसिक होती है या मिनिमम होती है वो यहाँ पे, और जो बेसिक पे है उसकी बढ़कर वो अगले साल में ये बन जाएगी। फिर इसी तरह से अगेन नेक्स्ट ईयर वो दिसंबर 1 को उसका एक और इंक्रीमेंट लगेगा, तो वो दोबारा कितनी हो जाएगी। तो रनिंग जो हमारी पे होती है इस स्केल के अंदर, जो जितने इंक्रीमेंट आप अर्न करेंगे वो इसमें अंदर ऐड होते जाएंगे। तो इस तरह से वो स्केल की जो सर्विस लेंथ की जितनी बढ़ती जाएगी लेंथ के हिसाब से, तो उसको ऐड होता जाएगा। तो उसको हम कहेंगे कि ये हमारा 9710 रुपये उसकी बेसिक पे है। थर्ड ईयर ऑफ सर्विस में 290 और ऐड कर देंगे तो वो 10,000 पे पहुँच जाएगा। तो इसी तरह करते करते जब 30 ईयर्स गुजरेंगे तो उसकी जो स्टेजेस हैं वो पूरी हो जाएंगी और उसकी बेसिक पे जो है वो एट द एंड जाकर 17,830 जो है वो आप देख सकते हैं इसमें। तो इस तरह से ये ओवरऑल जो है वो स्केल दिए गए और इनको आपने देखना है, ठीक है। तो अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट वाला है या उस तरह से है तो फिर तो वो रेगुलर होने पर उसका फिर वापस उसको इनिशियल पे लाया जाएगा और उसको फिर पर्सनल अलाउंस के तौर पर ये इंक्रीमेंट जो है वो दे दिए जाएंगे। तो ये अभी तक हमारा जो है वो सिस्टम चल रहा है। तो ये स्केल्स हैं। अभी हम देखते हैं जी कि 17 स्केल जो है वो उसकी क्या पोजीशन है और वो किस तरह से हम लेकर जा रहे हैं। तो 17 स्केल जो है उसकी 20 स्टेजेस हैं। 16 तक तो 30 स्टेजेस हैं, लेकिन 17 एंड अबव जो हैं वो उसमें कम हो गई हैं स्टेजेस। तो 19 तक 20 साल और उसके ऑनवर्ड जो है वो 14 साल होती है। आमतौर पर एंड ऑफ सर्विस होती है जब बंदा स्केल अगले में पहुंचता है, सीनियर हो जाता है, तो उस हिसाब से जो है वो उसकी इतने साल रहता ही नहीं है। आमतौर पर 2 या 3 साल या 5 साल हार्डली रह जाएगा। इससे ज़्यादातर जो देखा गया वो यही है। बहुत रेयर चांसेस में है कि वो 10 ईयर प्लस उस सर्विस में जाएगा। तो ज़्यादातर वो पिछले स्केल से क्योंकि प्रमोट होकर आएगा तो वो ज़ाहिर है कि उसमें उसके स्केल जो है वो 10 साल से कम ही एक स्केल में बनेगा एंड वाले स्केल्स के अंदर। अब रहेगी बात कि ये जो 17 स्केल है इसका हम देखें तो 30,370 रुपये उसकी स्टार्टिंग अब आजकल के जो है वो 2017 की बनेंगी, ठीक है। तो इसको हम अगर इसमें कैलकुलेशन में ले आएँ तो ये आप देखें तो आपको आइडिया होगा कि अगर एक बंदा है उसके इनिशियल बेसिक पहला साल है तो 30,370 है। अगर एक साल गुजर गया और 1 दिसंबर को उसका 2,300 और ऐड हो जाएगा तो उसकी बेसिक पे जो है वो 32,670 हो जाएगी। ऑनवर्ड फिर 2300 रुपया हर दफ़ा, ये 2300 लिखो, ये 2300 रुपया बेसिक स्केल के हिसाब से बढ़ता जाएगा। ये देखें स्केल नंबर 17 के हिसाब से, तो वो बढ़ता जाएगा और उस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा अनटिल अनलेस के उसके जो 20 साल पूरे हो जाएंगे या वो प्रमोट हो जाएगा या फिर अगले स्केल में भी नहीं जा सकेगा और रिटायर भी नहीं होगा, उसकी 60 साल एज भी पूरी नहीं होगी। तो फिर वो 76,370 रुपये से ऊपर जितने इंक्रीमेंट लेगा उसको हम पर्सनल पे कहते हैं। तो ये भी एक कॉन्सेप्ट है कि पर्सनल पे जो है वो क्या चीज़ होती है, ठीक है। तो इसको आपने नोट करना है कि ये पर्सनल पे जो है
बेसिकली इंक्रीमेंट की सीलिंग्स पर पहुंचकर, इंक्रीमेंट्स की सीलिंग्स पर पहुंचकर जो एडिशनल इंक्रीमेंट आप अर्न करेंगे या उसी स्केल में रहेंगे, तो अब इसको जो है वो हम पर्सनल पे, फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसकी 76,370 पहुंच चुकी है पे और अभी तक वो स्केल 17 में ही रहेगा, तो उस सूरत में 20 साल के बाद यकीनी तौर पर उसकी जो स्टेजेस हैं जब पूरी हो जाएंगी तो उसको जो है वो अगला जो 2300 है वो अब पर्सनल पे के तौर पर मिलना शुरू हो जाएगा। और ये लफ्ज़ जो पे है, जितने भी पे के साथ मामलात हैं, ये सारे फिर आपके जो फार्मूला है इसका ग्रेचुटी का या उसमें जो यूज़ होगा वो पे वाले जो हैं वो लोग, जिनके साथ अलाउंसेस आ जाएंगे जो अदर देन पे होगा, वो रेगुलर अलाउंसेस होंगे, वो उनको हम बाद में फिर देखते हैं, वो हमारा इसमें आएगा। उसके अलावा अच्छा ये तो बात होगी इसकी। अब आगे कि इसमें रेगुलर अलाउंसेस, हाउस रेंट है, सरकारी मुलाजिम को जब रहायश के बदले में उसका किराया के मद में कुछ जो है वो स्केल के हिसाब से अदा किया जाता है, तो वो हमारा हाउस रेंट होता है। ये रनिंग बेसिस का नहीं है, फ्रीज़ कर दिया गया है, पुराने 2008 के स्केल के ऊपर है। इस तरह से कन्वेंस अलाउंस जो है इनके भी अपने रेट्स हैं। गजटेड का जो स्केल 1 से लेकर BPS, इसको बेसिक पे स्केल भी कहते हैं ना, BPS 17 टू जो 19 है, इनका जो है वो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वैसे तो ओवरऑल बाकियों के भी हैं, लेकिन इसका 5000 है। अभी हमारा गजटेड है और ज़्यादातर केस जो है वो हमारे 17 से 19 वाले में आ रहा है, तो हम इसमें देख रहे हैं। इसी तरह से कुछ अदर अलाउंसेस भी हैं, जैसे पर्सनल अलाउंसेस का मतलब ये है कि भाई आपने अगर रेगुलर हुए हैं, कॉन्ट्रैक्ट से रेगुलर सर्विस में आए हैं, तो वो जो एडिशनल इंक्रीमेंट आपने लिए हुए हैं पुराने एज अ कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉई, वो आपके पर्सनल अलाउंस के तौर पर गिने जाएंगे। तो क्वेश्चन के हिसाब से बात करें तो उसमें अगर हो तो आप लगा लें। इसी तरह से क्वालिफ़िकेशन पे है कि अगर आपने कोई हायर देन योर पोस्ट आपने क्वालिफाई कर लिया है, जैसे मास्टर्स क्वालिफाइड थे आप और आपने एमफिल किया या PhD की, तो वो क्वालिफ़िकेशन अलाउंस जो है वो आपका लगेगा। इसी तरह से इसमें 5000 जो है वो एमफिल अलाउंस है, 10,000 जो है वो PhD अलाउंस है। मेडिकल अलाउंस जो है ये भी दिया जाता है और गजटेड का भी अपना रेट है, उस हिसाब से दिया जाएगा। और फिर उसके अलावा बात आ जाती है एडहाक अलाउंसेस की। एडहाक अलाउंसेस जो हैं ये अभी तक जो चल रहे हैं राइट फ्रॉम 2016 और 17, ये जो है एडहाक, इसका तो फिक्स कर दिया गया है। ये बजट में जो हर साल महंगाई की वजह से जो बजट में इजाफा करती है गवर्नमेंट, तो उनको हम कहते हैं कि वो एडहाक अलाउंसेस हैं ज़्यादातर। तो उसमें अभी इस वक्त जो है वो करंटली 5 अलाउंस चल रहे हैं। एक 2016 का, ये फ्रीज़ है। फ्रीज़ का मतलब है कि वो फिक्स जहाँ पे था 17 में स्केल रिवाइज होने की वजह से वहाँ पर रुक गया और वो 16 के स्केल पर वहाँ पर फ्रीज़ हो चुका है और वो अब फिक्स ही वहाँ पर रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। यानी कि बेसिक पे उधर से चेंज होगी तो फिर आपका जो स्केल है ये परसेंटेज में क्योंकि होते हैं, बेसिक पे की परसेंटेज के तौर पर दिए जाते हैं, उसमें 17-18 ये दोनों 10% पे हैं गजटेड के और 5% जो है वो 19 का है। इनके 2019 का जो है 5% ऑफ बेसिक पे है, 5%। और जो ये है 2021 का, ये अगेन 10% है। यानी कि इसमें एक फ़िक्स हो गया, फ्रीज़ है, और 2 जो हैं वो 10% वाले हैं और एक जो है वो फिर 5% पे है। बेसिक पे का गवर्नमेंट ने 5% बढ़ाया था और जो 2021 का है ये 10% ऑफ रनिंग बेसिक पे मिलता है। ये जो परसेंटेजेस हैं ये रनिंग बेसिक पे निकालते हैं। फिर एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है स्केल 19 एंड अबव को मिलता है और वो आमतौर पर 600 ही है जो आपको मिलेगा 19 स्केल का। तो वो आपने अगर हो ग्रेड 19 का केस हो तो फिर उसमें मिलेगा। अच्छा, अब बात आ जाती है जी कि ये तो हो गया, इसके ग्रॉस पे बनेगी। जितने भी ये अलाउंसेज और पे है ये जब हम ऐड कर लेंगे तो ये ग्रॉस पे बनेगी, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आ जाता है जी डिडक्शंस का मामला। डिडक्शंस जो हैं वो रेगुलर डिडक्शंस तो 3 हैं। एक ग्रुप इंश्योरेंस में जनरल प्रोविडेंट फंड है जो कि कंपलसरी है, वो हर एम्प्लॉय को स्केल के हिसाब से दी जाती है, जैसा कि BPS इस वक्त जो है वो 16 का 17 का जो है वो हम अगर देखें तो वो 4270 रुपये है, वो आपने इसमें जो है वो देखना है। तो इसी तरह से बाकियों का भी है, वो अपना अपना आपको केस वाइज दिया जाएगा जितना भी हो। अलबत्ता जो प्रोविडेंट बेनेवोलेंट फ़ंड है ये आवाम की जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी फलाह व बहबूद के लिए दिया। इसमें से मैरिज ग्रांट दी जाती है, इसमें से बच्चों के जो तालीमी वज़ाइफ हैं वो दिए जाते हैं, गवर्नमेंट वो अप्लाई करना पड़ता है।
लेकिन हर एम्प्लॉई से डिडक्शन जो है वो लाजमी है। तो वो है पंजाब गवर्नमेंट की 3% ऑफ बेसिक पे, और जो KP की है वहाँ पर 2% ऑफ बेसिक पे है। तो जितनी बेसिक रनिंग पे होगी उसके हिसाब से हम इसको 3% के कैलकुलेशन करके ये डिडक्शन ले लेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट देखें तो ग्रुप इंश्योरेंस है, ये भी स्केल वाइज है, ये नॉमिनल सी होती है और ये इन केस ऑफ डेथ जो है वो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस वगैरह या उस लेवल पे जो है वो दी जाती है। अगर ड्यूरिंग द सर्विस डेथ हो जाए तो फिर ये ग्रुप इंश्योरेंस के पैसे जो हैं वो उस बंदे को मिलते हैं। वैसे जो है डिडक्शन हर की होती है लेकिन मिलते नहीं हैं सबको, अगर वो रिटायर होगा तो फिर नहीं मिलेंगे। इस तरह से अगर एम्प्लॉई ने कोई लोन लिया हुआ है तो ये भी डिडक्ट करना है हर मंथ के हिसाब से। समटाइम GP फंड निकलवा लिया जाता है या कोई और हाउस लोन ले लिया जाता है। तो किसी भी स्कीम के तहत कोई भी लोन गवर्नमेंट से जो लिया हो वो आपने इसमें करना है। और इसमें 36 जो हैं वो आपकी इंस्टॉलमेंट्स बन सकती हैं, आप डिवाइड करके एक फ़िक्स इंस्टॉलमेंट आप उसकी निकलवा सकते हैं। अगर हो इन केस तो आप इसमें से कर सकते हैं। हाउस रेंट जो है ये 5% ऑफ बेसिक पे होता है। उन एम्प्लॉइज़ को की डिडक्शन होती है जिन लोगों ने गवर्नमेंट की जो रहायश है, गवर्नमेंट रेजिडेंस, ठीक है, गवर्नमेंट जो रेजिडेंस है ये उन्होंने ली हुई है, ठीक है। ये गवर्नमेंट रेजिडेंस जो है ये क्या है कि अगर तो वो एम्प्लॉई एक हुकूमत के दिए गए घर के अंदर जो है वो रहायश पजीर उसको अलाट किया गया है, तो फिर उस सूरत में जो है वो हाउस रेंट अलाउंस उसको नहीं मिलेगा। ये भी हमने लिखा है, हाउस रेंट अलाउंस भी नहीं मिलेगा और ऊपर से 5% ऑफ बेसिक पे मेंटेनेंस चार्जेस जो हैं वो डिडक्ट होंगे। इसी तरह से जो हमारे हैं वर्क प्लेस के ऊपर अगर वो ऑफिसेज हैं, जैसे कि वो ऑफिस भी उसका एक प्रीमिसेस है ऑफिस की, और प्रीमिसेस के अंदर वो ऑफिस वर्क प्लेस उसकी मौजूद है और रहायश भी उधर ही है उसकी, तो फिर अगेन ये है कि फिर उसको कन्वेंस अलाउंस भी नहीं मिलेगा। कन्वेंस अलाउंस आने जाने का या सवारी अलाउंस कहा जाता है। तो ये दो चीज़ें जो हैं वो आपने इसमें ज़हन में रखनी है कि फिर उसकी दोनों ये अलाउंस आम तौर पे नहीं मिलते। और तीसरी बात है कि वो 5% ऑफ बेसिक पे जो है उसकी डिडक्शन होती है। ये स्ट्रक्चर है जो हमने डिस्कस करना है। अभी हम बात करेंगे इसके बिल की। पे बिल जो है वो हमने देखना है और उसको जो है वो हम देखेंगे तो फिर हमें समझ आ जाएगी कि भाई क्या है और किस तरह से हम करेंगे। तो आप ज़रा देखें इसमें कि हमारे पास किस तरह से जो है वो ये होगा। ओवरऑल जो है वो हम इसको नोट करते हैं। तो मैं इसके ऊपर आप देखेंगे तो पे बिल जो है वो यहाँ पर हम खोलते हैं और आपके सामने आ जाएगा जी। अभी आप देखिएगा तो ये हमारा जो है ना वो स्ट्रक्चर इसमें आ गया है। ये उसका फॉर्मेट है जी। इसको फॉर्म TR17 भी कहते हैं, ठीक है जी। इसको फॉर्म TR17 भी कहा जाता है। तो ये जो फॉर्म TR है ये PDF में मैंने खोला है। तो ये फॉर्म TR फिल करना जो है वो बहुत आसान है। इसमें जो अब पिफरा के या अभी जो रिसेंटली चल रहे हैं वो कुछ कोड्स भी हैं जो बेसिक पे का अलग है, रेगुलर अलाउंसेस के अलग बने हुए हैं। ये कोड्स हैं, ये देखें ओल्ड कोड्स। और ये फिर हम एक अलग लेक्चर देंगे कि एक्सपेंडिचर के जो हैं एक्सपेंसेस और इनकम के अलग अलग अकाउंट नंबर या कोड्स हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट बनाया गया, तो उनको जो है वो यहाँ पे ये प्रिंटेड होता है, आपने यहाँ पे फिल करना होता है। तो अभी हम देखेंगे जी कि इसके अंदर जो है ना वो ओवरऑल हमारे पास जो है ना वो किस तरह से ये फिल होगा। तो आप देखें कि ऊपर आपने सबसे पहले जो है वो नेम ऑफ़ द गवर्नमेंट सर्वेंट बताना है। उसके बाद फिर ये मैनुअल नहीं है, अब तो कंप्यूटराइज सिस्टम है, तो पे जो है वो अकाउंट के अंदर चली जाती है। लेकिन अगर इन केस कि आपको मैनुअल बनाना पड़े या जैसे अप्लाइड अकाउंटिंग के स्टूडेंट को क्वेश्चन में आ जाए या पिकफा पब्लिक सेक्टर के जो हैं उनको अगर ज़रूरत पड़े, तो ये देखें ये पे बिल सिर्फ नॉन गज़टेड के लिए यूज़ होगा और ये रूल 249 सब सेक्शन 1 के तहत है और इसमें AG ऑफिस या अकाउंटेंट जनरल ऑफिस की तरफ से ये होगा। तो पहले तो नाम आप लिखेंगे, फिर उसके डिपार्टमेंट का जो नाम है या जो आगे उसके माइनर फंक्शन है, मिनिस्ट्री है, तो डिपार्टमेंट वाइज भी उसके फंक्शंस वगैरह जो हैं वो डील किए जाते हैं। तो ये क्लासिफिकेशन जो है वो दी जाती है। फिर ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन भी है, एक्सपेंडिचर को दोबारा महकमों के लिहाज से जो डिवीज़न है उसको फंक्शन क्लासिफिकेशन कहते हैं और जो दूसरी है उसको ऑब्जेक्ट क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो इस तरह से ऑब्जेक्ट कोड जो हैं आप देखें सामने हैं। तो फॉर एग्जांपल एक बंदा है उसके पे है, अगर वो स्केल 17 है उसका स्केल वगैरह भी यहाँ लिख देंगे और उसमें फिर यहाँ पे पुट कर देंगे। उसके बाद अगर उसको कोई पर्सनल पे या स्पेशल पे मिल रही है तो वो ऐड करके यहाँ पर हम इसको लिखेंगे। तो ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इसको यहाँ मेंशन कर दिया जाएगा। उसके बाद दूसरा जो पार्ट है वो हमारा आ जाता है, जो आप नोट करें तो रेगुलर अलाउंसेस का। आप देखें इसमें
हमारे पास सीनियर पोस्ट अलाउंस है, जैसे कि कोई अलहदा से पोस्ट के हवाले से कुछ अलाउंसेस होते हैं, हाउस रेंट अलाउंस है, कन्वेंस अलाउंस है, या और इस तरह के जो अलाउंस, डियरनेस अलाउंस जो है ये भी महंगाई अलाउंस है जो दिया जाता है आमतौर पे। तो अगर दिया गया हो तो फिर वो जम ना हो आपके पे में, तो वो यहाँ पे अलहदा आप लिखेंगे। तो यहाँ रेट है पर मंथ का, अगर 2 महीने का बिल है तो मंथली वाले का आप मंथ का टिक करेंगे, तो यहाँ पर मंथ भी आपने लिखना है। लेट्स सपोज कि आप लिख रहे हैं जी मंथ हमारा यहाँ पर दिसंबर है, ठीक है, तो ये दिसंबर वाला महीना यहाँ पे, और आगे 2022 है, 1 है, जो भी है वो आप यहाँ पे मेंशन कर देंगे। इसी तरह से जो रेट है वो यहाँ पर मंथ के हिसाब से आएगा जो अमाउंट्स है, और आगे फिर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। अगर 2 मंथ्स का है तो फिर इसको मल्टीप्लाई, अगर 1 मंथ का ही है तो फिर सेम आप यहाँ पे लिखेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो लास्ट इसमें पार्ट है वो अदर अनाउंसेस का है, जिसमें किसी किस्म का कोई मुशाहरा मिल रहा है, उसको फिक्स पोस्ट के अलावा कोई चीज़ें मिल रही हैं, या मेडिकल चार्जेस उसने क्लेम किए हैं, या उसने कोई रिक्रिएशन पहले होता था अलाउंस, अब तो ख़त्म हो गया। इसी तरह से आउटफिट अलाउंस है, या लीव सैलरी है, या कोई भी ऐसा जो मेडिकल अलाउंस है या एंटरटेनमेंट अलाउंस है, तो वो यहाँ पर आ जाएगा। इसी तरह से फिर इसकी जो डिडक्शंस हैं वो हमने इसमें देखनी है कि डिडक्शंस कैसे होंगी। तो इस तरह से टोटल आपने करना है, टोटल अदर अलाउंसेस एक्सक्लूडिंग टीए तो नहीं इसमें शामिल, क्योंकि वो अलग हम समझेंगे ट्रैवल अलाउंस क्या होता है। तो ये पे बिल है जो आपने करना है। तो इसके बाद फिर हमने इसके अंदर जो है वो टोटल कर लेना है, ये ग्रॉस क्लेम आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ये जो मैंने अभी ब्लू हुआ है ना, यहाँ पर ये टोटल जितना भी होगा यहाँ पर आ जाएगा। और फिर जितने भी प्रोविडेंट फंड उसका अकाउंट नंबर होगा, अब तो खैर पर्सनल नंबर ही जारी किया जाता है कंप्यूटराइज सिस्टम में, या बेनेवलेंट फंड है, ग्रुप इंश्योरेंस है, या कोई और अलाउंस है जो आपकी डिडक्शन हो, या इनकम टैक्स है, ये डिडक्शन भी है इसमें, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये इधर हमने मेंशन नहीं की, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट हमारी जो है ना वो इनकम टैक्स जो है, ये भी एक, अगर 6 लाख रुपए से ज़्यादा सैलरी है तो वो हमारी इनकम टैक्स की एक डेफिनेशन हमें पता है कि वो गवर्नमेंट अपना टैक्स जो है वो चार्ज करती है, ठीक है। तो इसको भी हमने फिर इसके अंदर लिख लेना है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं वो जब हम करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो अगेन आप देखेंगे तो हमारे पास इसमें ये आप देख रहे हैं कि ये बिल है, और ये मज़ीद वाज़ेह कर दिया जी मैंने, आप देख सकते हैं इसमें। यहाँ पर जब ग्रॉस क्लेम आ जाएगा तो फिर ये जो यहाँ से डिडक्शंस हैं, हाउस बिल्डिंग है, मोटरसाइकिल एडवांस या जो भी है, इवन दैन के वो टोटल डिडक्शंस करके, तो आपने जो ग्रॉस क्लेम है ना, ये आप देखें ये ऊपर से हम वही बिल लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये टोटल करके ये टोटल बेसिक पे हो गई, रेगुलर अलाउंसेस हो गए और अलाउंसेस अदर्स हो गए, तो ग्रॉस क्लेम यहाँ पे आपने लिखना है, ठीक है। तो ये जो मैं यहाँ पे कह रहा हूँ यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आपने ये डिडक्शंस जो करनी है ये सारी टोटल करके एक दफ़ा माइनस कर लेनी है, तो नेट क्लेम आ जाएगा। फिर उसको इन वर्ड्स भी हम लिखेंगे, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे इन वर्ड्स भी लिख देना है, नीचे इसके साइन वगैरह होंगे, जो ऑफिसर है वो करेगा। फिर यहाँ पे रुपीज़ वगैरह लिखेंगे अगर हुए तो, ये सिग्नेचर वाला मामला भी यहाँ पर आ जाएगा। और फिर अगर कोई ऐसा एडवांस या डिडक्शंस के कोड हैं, ये कोड अगर आप देना चाहें तो वहाँ पे दे सकते हैं। ये इस तरह से हमारा जो पे बिल है वो तैयार हो जाएगा। फिर इसके साथ जो है वो कंप्यूटर शीट भी लगती होती है, अब तो वो हम कभी बात करेंगे। तो अकाउंट ऑफिस में ये जमा होगा और इसको वेरीफाइड भी किया जाएगा, और वेरीफाई करके आप जमा कराएंगे। फिर अकाउंट ऑफिस वाले जो है इसको पंच करेंगे, पंच करके ये जो बिल है इसकी जो पेमेंट है वो आपके अकाउंट में आ जाएगी। अब क्योंकि कंप्यूटराइज हो चुका है तो इस वजह से, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पे बिल ऑफ गजटेड जो है वो समझ आ गया होगा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी, अल्लाह हाफिज़।